कौन कहता है रोशनी चांद देता है, सितारे नहीं। मैंने टांक लिया है सितारों को अपनी छतरी में, मेरी राहों में अब अंधेरे नहीं। दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर श्रीश गौतम और मेरी पहचान मेरा पंत नगर का आईडी नंबर 26904। और दोस्तों, मैं लेकर आया हूं आपके लिए स्टार्स ऑफ पंतनगर। इंडोइन बिजनेस ग्रुप प्रेजेंट्स स्टार्स ऑफ पंतनगर। इंडोइन बिजनेस ग्रुप, an agricultural company, adding value, building trust. To know more about our title sponsor, please visit www.indoingroup.com. हमारे आज के गेस्ट पढ़ाई से इंजीनियर, व्यवसाय से ब्यूरोक्रेट तथा दिल से साहित्यकार हैं। रणविजय हैं, जो जमीन को फोड़कर सर उठाकर बीज की तरह निकले और जाड़ा, गर्मी, बरसात, आंधी सहकर वृक्ष बने। गांव से शहर तक, नगर से महानगर तक, पैदल से साइकिल तक, फिर मोटरसाइकिल से कार तक, खेत से फार्म हाउस तक और आम से हुक्काम तक का सफर आपने तय किया है। तो स्वागत करते हैं हमारे आज के शो में रणविजय जी का। इनकी प्रारंभिक शिक्षा फैजाबाद में गांव से और कक्षा 6 से 12 तक जवाहर नवोदय विद्यालय फैजाबाद से हुई। इसके बाद इन्होंने बीटेक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग पंतनगर विश्वविद्यालय उधम सिंह नगर से किया। इन्होंने यूपीएससी द्वारा आयोजित सिविल सेवा परीक्षा आईएएस 2001 तथा इंजीनियरिंग सेवा परीक्षा आईएएस 1999 उत्तीर्ण किया। वर्ष 2000 से वे भारतीय रेल सेवा में कार्यरत हैं। भारतीय रेल में यातायात योजना एवं प्रबंधन, रेल परिचालन, आधारभूत संरचनाओं के निर्माण, अनुसंधान जैसे तमाम महत्वपूर्ण आयामों में अपना योगदान दिया। वर्तमान में वे आरडीएसओ लखनऊ में निदेशक पद पर कार्यरत हैं। जो बात इन्हें स्टार बनाती है वह बात है ब्यूरोक्रेट के पद पर काफी बिजी शेड्यूल होने के बावजूद भी इन्होंने कभी अपनी रुचियों के साथ समझौता नहीं किया एवं हर शीर्ष करने का मौका कभी नहीं छोड़ा। इन्होंने अपने जीवन के अनुभवों को अपने लेखन के माध्यम से बखूबी पिरोया है। रणविजय विविध रुचियों के व्यक्ति हैं। साहित्य के अतिरिक्त चित्रकला, संगीत, खेल में भी ये अच्छी पकड़ रखते हैं। इनके लेखन में बिंब और घटनाओं में नवीनता और सृजनात्मकता स्पष्ट दिखेगी। कहानियों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण, जानकारियां स्वतः ही उतर आई हैं। दिल है छोटा सा इनकी एक कृति है। इस किताब की बढ़ती मांग और सोशल मीडिया पर आते रिव्यू, समीक्षाओं से यह परिलक्षित होता है कि ये पाठकों को आकर्षित करने, लुभाने में सफल रही है। दर्द मांझता है इनकी पहली कृति है, जो अमेज़न पर 1 अप्रैल 2018 को लॉन्च हुई थी। प्रारंभ के 30 दिनों में ही ये कहानी संग्रह अमेज़न पर सभी कैटेगरी की तथा सभी भाषाओं की पुस्तकों में प्रथम 500 में प्रत्येक घंटे में रैंक करती रही। इनकी कहानियों में अवध क्षेत्र का ग्राम्य जीवन, शहरी परिवेश में सहज उपजित कुंठाएं, लिप्साएं, अनुपलब्धियों की टूटन, ईर्ष्या एवं ब्यूरोक्रेसी से के अभिरक्षित दुर्ग की अंतर कथाएं सरलता से बुनी होना खास बनाती हैं। सो फ्रेंड्स, मेरे साथ स्वागत करिए श्री रणविजय जी का। सर, वेलकम टू द शो। सबसे पहले हम आपके आभारी हैं कि आपने व्यस्ततम समय में समय निकालकर स्टार्स ऑफ पंतनगर को दिया। मंजिल मिल ही जाएगी एक दिन, भटकते भटकते ही सही। गुमराह तो वो हैं जो घर से निकले ही नहीं। खुशियां मिल जाएंगी एक दिन, रोते रोते ही सही। कमजोर दिल के हैं वो जो हंसने को सोचते नहीं। पूरे होंगे हर वो ख्वाब जो देखते हैं अंधेरी रातों में। ना समझ है वो
जो डर से पूरी रात सोते ही नहीं। आइए जानते हैं रणविजय जी से उनकी विजय गाथा उन्हीं के शब्दों में। शुक्रिया स्टार्स ऑफ पंतनगर टॉक शो पे इनवाइट करने के लिए। बहुत अच्छा लग रहा है दोबारा पंतनगर की ज़िंदगी में आकर के। मेरा पंतनगर यूनिवर्सिटी में 94 से 98 बैच रहा बीटेक में, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में। यहाँ से निकलने के बाद मैं दिल्ली चला गया था कुछ मित्रों के साथ, और मेरा एम था सिविल सर्विसेज का एग्ज़ाम देना। तो इसलिए मैं 98 में दिल्ली पहुँच करके मैंने सिविल सर्विसेज के एग्ज़ाम दिए, इंजीनियरिंग सर्विसेज के एग्ज़ाम दिए, और मैं अपने पहले ही अटेम्प्ट में इंजीनियरिंग सर्विसेज में क्वालिफाई हो गया था, यूपीपीसीएस में क्वालिफाई हो गया था, जहाँ से मुझे सेल्स टैक्स ऑफिसर मिला था। इंजीनियरिंग सर्विसेज से रेलवे की जॉब मिली थी, और मैं अपने तीसरे अटेम्प्ट में सिविल सर्विसेज में भी क्वालिफाई हो गया था। बट अनफॉर्चुनेटली मेरी रैंक अच्छी नहीं रही, इसलिए मुझे वहाँ अच्छी सर्विस नहीं ऑफ़र हो रही थी, तो मैंने वो छोड़ दिया और मैं रेलवे में ही कंटिन्यू कर गया। रेलवे में मेरी ज्वाइनिंग सन 2000 से है, और तब से अभी तक मैं यहाँ पे जॉब कर रहा हूँ। इन दिनों इस दरमियान मेरी पोस्टिंग कई जगहों पे हुई, जिसमें रांची, झांसी में मैं काफ़ी लंबे समय तक रहा, कानपुर में काफ़ी लंबे समय रहा, फिर आगरा में काफ़ी समय तक रहा, 4 साल रहा, और अभी लगभग 5 साल से मैं लखनऊ में हूँ, आरडीएसओ में डायरेक्टर के पद पर काम कर रहा हूँ। मेरा अगला प्रमोशन भी हो गया है, जिसमें मुझे वाराणसी जाना है डीजल लोकोमोटिव वर्क्स में। अभी मैं जल्दी ही वहाँ भी ज्वाइन करूँगा। लगभग 20 सालों की नौकरी है ये रेलवे की, जिसमें मैंने विभिन्न पदों पर काम किया है, डिफरेंट कैपेसिटीज़ में काम किया है। और अगर ड्यूटीज़ के बारे में पूछें तो रेलवे का तो मेन मकसद जो है ट्रेनें चलाना है, जिससे कनेक्टेड कई सारे डिपार्टमेंट हैं। इसमें एक डिपार्टमेंट इलेक्ट्रिकल है, जिसमें मैं काम करता हूँ। और जहाँ भी कहीं 24 घंटे की कोई भी सर्विस होती है, वहाँ की नौकरी टफ़ होती है। जैसे आप मान लें पुलिस सर्विसेज, एडमिनिस्ट्रेशन को मान लीजिए, बिजली विभाग जो आपकी सप्लाई देता है उसको मान लीजिए, या कहीं भी जहाँ भी 24 घंटे आपको अलर्ट रहना हो सकता है, जहाँ भी कहीं सर्विस आपको बंद नहीं करनी है, वहाँ की जॉब स्टफ़ होती हैं। तो ऐसे ही मेरी भी जॉब स्टफ़ रही हैं रेलवे में। बहुत लोगों को शायद ये चीज़ अप्रिशिएट ना होती हो, परंतु ये हकीकत है। यहाँ सैटरडे संडे सब जाया हो जाते हैं, और 7x24x365 इस टाइप की ही जॉब है ये। 24x7x365 कहना उचित होगा। सिविल सेवा की कठिन परीक्षा को देखते हुए हर अभ्यर्थी घबराया होता है। तो सर, कितना मुश्किल रहा सिविल सर्विसेज या इंजीनियरिंग सर्विसेज की परीक्षा का सफर? किस प्रकार से आपने इसका सामना किया? हाँ, ये सिविल सर्विसेज और इंजीनियरिंग सर्विसेज की जो परीक्षाएं हैं वो टफ़ तो होती हैं, क्योंकि इसमें बहुत ढेर सारे कॉम्पिटिटर्स हर साल पार्टिसिपेट करते हैं। जब मैं ये एग्ज़ाम दे रहा था 98, 99, 2000 के आसपास, तब लगभग 3 लाख लोग सिविल सर्विसेज का एग्ज़ाम देते थे। मैं यूपीएससी की बात कर रहा हूँ, यूपीपीसीएस में भी लगभग ऐसे ही लोग देते होंगे। और इंजीनियरिंग सर्विसेज में भी हर एक ब्रांच में 50,000 के आसपास लोग बैठते थे। परंतु फिर भी हार्ड वर्क से सब कुछ अचीव हो जाता है। जैसा अब मैंने बताया है कि मैं अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में ही मैं इंजीनियरिंग सर्विसेज और यूपीपीसीएस क्वालिफाई कर गया था। तो ऐसा कह सकते हैं कि इतना भी टफ नहीं है। पंतनगर विश्वविद्यालय का कितना योगदान आपके कैरियर या आपकी ज़िंदगी में है? देखिए, ऐसा है कि कोई भी लड़का जब किसी ग्रेजुएशन में कॉलेज में आता है, तो ये टाइम उसके लिए बड़ा इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि वो स्कूल के डिसिप्लिन लाइफ से निकल करके एक इंडिपेंडेंट लाइफ में आता है, और यहाँ से वो किसी भी तरफ मुड़ सकता है। वो विभिन्न गलत आदतों में शामिल हो सकता है, नशाखोरी और तरह तरह की जो भी आप चीज़ें सोच सकते हैं, या जो भी आजकल ऐब हैं दुनिया में, वो सब भी जा सकते हैं, और अच्छा पढ़ने लिखने में भी अच्छा कर सकता है। तो ऐसे समय में पंतनगर का एक शांत वातावरण, सीनियर्स, जूनियर्स, फैकल्टी, लाइब्रेरी, और जो एक नेचुरल से ब्यूटी से भरा हुआ जो वहाँ का एनवायरनमेंट था,
उसने कुल मिलाकर के एक ऐसा माहौल बनाया जिसमें आदमी में ढेर सारी पढ़ने लिखने कॉम्पिटिशन्स के तरफ जाने में या इवन को करिकुलर एक्टिविटीज़ को में पार्टिसिपेट कर अपनी स्किल्स को और डेवलप करने में, इन सब में बहुत ढेर सारे लोगों का मन लगता था। कॉलेज यूनिवर्सिटी के आसपास ऐसी बिगड़ जाने वाली बहुत चीज़ें नहीं थी, ना कोई आसपास में ऐसा बड़ा शहर था या मार्केट था जहां आदमी जा कर के रोज़ अड्डेबाजी करता, सिनेमा देखता या ये सब देखता। तो इन सब का भी बहुत अच्छा इम्पैक्ट रहा। काफ़ी खाली टाइम में अपना स्पोर्ट्स में भी देता रहा, जिससे एक हेल्थ भी अच्छी रही और कंसंट्रेशन और एक ओवरऑल जो वेलबींग है वो अच्छा रहा। तो एक तरीके से कह सकते हैं कि ओवरऑल एक बहुत ही पॉजिटिव एनवायरनमेंट मिला यूनिवर्सिटी से, जिसने हमको आगे बहुत हेल्प किया। पढ़ाई की तो बात ही करना जो है वो उसमें कुछ कहना ही नहीं है, क्योंकि यूनिवर्सिटी ने हमें इतना अच्छा पढ़ाया था कि मेरा देखिए मैं अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में ही सिविल सर्विसेज यूपी के और इंजीनियरिंग सर्विसेज क्वालिफाई कर गया। तो इस तरीके से एक बहुत ओवरऑल बेसिस पे बहुत पॉजिटिव रोल रहा यूनिवर्सिटी का हमें शेप करने में, और हमें आज तक जो है उसका बेनिफिट होता है। पंतनगर हरी भरी दरी की तरह बिछी कायनात में कवि हृदय रम सकता था, प्रेमी खो सकता था, पर उस उम्र में हमारे दिमाग उन्मुक्तता तलाश रहे थे। ये सब तो बंधने वाले प्रसंग थे। माँ बाप की घेराबंदी से तुरंत निकला नवयुवक स्केप वेलोसिटी से भागना चाहता था, कहीं कोई फिर पकड़ ना ले। इंजीनियरिंग कॉलेज फर्स्ट ईयर, टैगोर हॉस्टल, रैगिंग, फैंटम, 90, 180, थर्ड बटन, मंगल रात दिवाली, किस्सों की कमी नहीं। तब सोचने की फुर्सत नहीं थी, जिंदगी जी जा रही थी, काटी नहीं। तो पंतनगर कैसे आना हुआ आपका? हाँ, ये बड़ा अच्छा सवाल है, पंतनगर कैसे हुआ। 93 में मैंने 12th किया था और एक साल में इलाहाबाद में बीएससी में एनरोल रहा, साइंस फैकल्टी में। वहाँ पे उन्हीं दिनों मैंने इंजीनियरिंग एंट्रेंस के एग्ज़ाम दिए थे। और मैं जिस जगह से आता हूँ फैज़ाबाद से, जहाँ मेरा घर बार है, वहाँ आसपास बहुत दूर दूर तक कोई इंजीनियर नहीं होता था। ना बहुत लोगों को वहाँ पे ज्ञान था कि इंजीनियरिंग के एग्ज़ाम क्या होते हैं, कैसे होते हैं। ना ही हमारे स्कूल कॉलेज से इतना हमको फैसिलिटेट हुआ कि कोचिंग कर लेना या कैसे पढ़ लेना जहाँ इंजीनियरिंग होगा। तो बहुत कुछ मैं खुद से जाना सीखा। केवल मैं आईआईटी का नाम जानता था, रुड़की का नाम जानता था उन दिनों। बट जैसा मेरा इसमें एमएनआरईसी वाले एग्ज़ाम में हुआ था 94 में, तब तक मुझे नहीं पता था कि इनमें कौन से कॉलेज होंगे, कौन से कैसे उनको लिया जाएगा। तो जब मैं आईईटी लखनऊ में काउंसलिंग के लिए गया 94 में, तब वहाँ पे बहुत ढेर सारे बच्चे और गार्जियंस थे। सब लोगों में ये था कि कैसे भरा जाए, ब्रांच कैसे लिया जाए और कॉलेज कैसे चूज़ किया जाए। तो वहाँ पे बहुत लड़के जो थे वो गाइड कर रहे थे। तो उन्हीं लोगों ने बोला कि सबसे ऊपर इलाहाबाद दे दो, नंबर 2 पे HBTI दे दो, नंबर 3 पे पंतनगर दे दो, ब्रांच में सबसे ऊपर इलेक्ट्रॉनिक्स दे दो, नंबर 2 पे मैकेनिकल दे दो, फिर इलेक्ट्रिकल दे दो। तो इस तरीके से मैं अपनी रैंक के हिसाब से जब ले रहा था तो मेरी काउंसलिंग में मुझे पंतनगर मिला। तब तक मुझे पता भी नहीं था ये पंतनगर क्या है, कहाँ है, कैसा है। हम तो बस खाली नैनीताल के नाम से जानते थे कि हाँ नैनीताल में है जी पंतनगर, तो बड़ा अच्छा रहेगा, पहाड़ों पे घूमने को मिलेगा। तो इस तरीके से पंतनगर मेरी ज़िंदगी में आया। उन दिनों की कुछ खास यादें जिन्हें श्रोताओं से बांटना चाहेंगे? बहुत स्वर्णिम यादें हैं पंतनगर की। 4 साल ज़िंदगी के सबसे प्रेशियस, सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे ज़्यादा मौज और खुशी से भरे हुए दिन थे। जो हम लोग शुरू में आए ही थे, तब ऐसा लग रहा था कि यूनिवर्सिटी में साइन डाई हो जाएगी, क्योंकि उस टाइम में उत्तराखंड आंदोलन बड़ा ज़ोर पे था और यूनिवर्सिटी बंद थी। फिर बहुत दिनों बाद हमें ज्वाइन कराया गया।
बड़ी जल्दी जल्दी 2 सेमेस्टर पूरे कराए गए हमारे फर्स्ट ईयर के। परंतु बहुत अच्छी उन दिनों की बड़ी हंसाने वाली यादें हैं। रैगिंग की अगर ले लें, रैगिंग में हमने क्या क्या चीज़ें सीखा, कैसे बड़ा दुख होता था शुरू में, गाली गलौज सुन करके, फैंटम बन करके 90 180 और ये सब लगा करके। बट लेटर ऑन कितना जो है उससे अपने सीनियर से कितना बड़ा कनेक्ट हो गया, कितना बॉन्ड बन गया उन लोगों से कि वो बहुत दिनों तक रहा। और पन्नगर की हॉस्टल में पराठा और बटर, कसम से आज तक उतना अच्छा जो है पराठा खाने को कहीं नहीं मिला जितना टेस्टी वो था। वो हमारी भूख थी या वाकई उनके हाथों में जादू था, कह नहीं सकते। छोटी मार्केट, बड़ी मार्केट, रोज़ साइकिल से घूमना, लाइब्रेरी के 5 फ्लोर ऊपर से लेके नीचे तक सीढ़ियाँ चढ़ जाना उतरना, कॉलेज में घूमना, एनसीटी से पीसीटी, फिर कभी सीबीएसएस, कभी एग्रीकल्चर कॉलेज, और भूले भटके कभी कभी होम साइंस कॉलेज के भी चक्कर मार आना। तो कितनी तमाम यादें हैं उन दिनों की। एक बार मैं दोबारा जब पन्नगर गया था ऐसे ही, तो मेरे एक मित्र वहाँ पे असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, तो मैं अकेले ही बाहर निकल गया। तो हर एक जगह, हर एक नुक्कड़ कॉर्नर से जुड़ी हुई बहुत सारी यादें थी। जहाँ मैं रुक करके कुछ देर सोचता रहा, कुछ देर याद करता रहा। तो अनगिनत यादें हैं उन दिनों की। अच्छा, अपने मित्रों के बारे में कुछ कहिए। कुछ बहुत ख़ास मित्र बने मेरे उन दिनों, जिसमें शुरुआत के दिनों में फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के आसपास जो लोग बने थे, उसमें एक पवन वर्मा मेरे बहुत गहरे मित्र बने, प्रोडक्शन इंजीनियरिंग में थे। आजकल पारीछा थर्मल प्लांट झांसी में काम करते हैं। एक पुष्पेंद्र सुशान एयरफोर्स में ऑफिसर हैं, वो बने। आलोक वर्मा इंडियन सिविल अकाउंट सर्विसेज में हैं, आजकल यूएसए में हैं। तो ऐसे कि मेरे कुछ बहुत क्लोज फ्रेंड्स बने उस टाइम में, जो फर्स्ट ईयर में ही बन गए थे, सेकंड ईयर सेमेस्टर तक आते आते। और लेटर ऑन सेकंड ईयर ऑनवर्ड्स थर्ड ईयर से अमित शाह, मधुरंजन सिंह, सुनील रंजन सिंह, सुमित सेंगर, ये भी मेरे कुछ खास मित्र मेरी ही ब्रांच से बने, मेरी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग ब्रांच से बने, जिनसे अभी भी सबसे ऑलमोस्ट बात हो जाती है। सुनील रंजन से थोड़ा टच कम रह गया है। बाकी अमित शाह यूके में है आजकल, सुमित ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स में है, मधु ने अपना लाइन बदल लिया और वो एसबीआई में चला गया। तो ये सब मेरे बड़े ख़ास मित्र रहे। कॉलेज के ब्रांच वाले मित्रों को तो एक बार जो है, एक मुझे बड़ा अच्छा वाक़या याद आता है। एक हैप्पी टीचर्स डे करके, एक बार 5 सितंबर को जो टीचर्स डे के रूप में याद किया जाता है, हम लोगों ने नोटिस बोर्ड पे एक कार्ड लगाया जिसमें हैप्पी टीचर्स डे लिखा और नीचे लिखा पंचदीप। पंचदीप का मतलब 5 लोगों से था, मैं, अमित शाह, सुनील रंजन, मधु रंजन और सुमित सेंगर से। बहुत दिनों तक वो चर्चा का विषय रहा कि भाई ये पंचदीप कौन है। अपने प्रोफेसर्स के बारे में कुछ बताइए, जिन्हें आज भी आप याद करते हो या कभी बातचीत होती हो। कोई भी आदमी जो कुछ भी बनता है उसमें उसके टीचर्स का ही खास योगदान होता है। वो बचपन से लेकर के ग्रेजुएशन तक के टीचर्स का, उसको सजाने संवारने में, कच्ची मिट्टी से घड़ा बनाने में या कुछ भी बनाने में उसी का ही रोल है। मुझे जो सबसे अच्छे प्रोफेसर्स मेरे कॉलेज के लगे, अपनी अगर मैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट से बताऊं तो सुबीर रे वाज द बेस्ट प्रोफेसर। उन्होंने जो कुछ भी सब्जेक्ट पढ़ाया वो इतना डीप नॉलेज दिया उस सब्जेक्ट का कि वो एकदम से सब्जेक्ट हमेशा के लिए पक्का हो गया था। और उसकी बदौलत इंजीनियरिंग सर्विसेज, गेट, इन सब में मेरे बहुत अच्छे स्कोर आए। एक दूसरे प्रोफेसर थे हमारे, आर के जैन, असिस्टेंट प्रोफेसर थे। वो बहुत डिसिप्लिन थे और मैं उनको अप्रिशिएट करूँगा। उन्होंने हमें 2 कोर्सेज पढ़ाए थे पावर के, तो मैं उनको अप्रिशिएट करूँगा कि वो बहुत डिसिप्लिन थे और वो पूरी मेहनत लगन से पढ़ाते थे। उनसे बाद में भी बात होती रही।
कंट्रोल सिस्टम के स्वामी साहब थे, वो मेरे एडवाइज़र भी थे, तो उनसे अभी तक भी मैं कभी कभी टच में रहता हूँ। बातचीत हो जाती है, फेसबुक पे हो जाती है, मेरे पास नंबर भी है। तो एस.सी. गुप्ता साहब मेरे प्रोफेसर थे, उन्होंने एक सब्जेक्ट को इतना सिंपल मैथमेटिकल तरीके से पढ़ा दिया। थोड़ा कॉन्सेप्ट वाइज उसमें हम लोग उतने बढ़िया नहीं हुए, लेकिन मैथमेटिकली इतना बढ़िया पढ़ा दिया कि उसका कोई भी सवाल हम कभी भी सॉल्व कर लेते थे। तो ऐसे बहुत अच्छे अच्छे प्रोफेसर्स थे जो अभी भी याद हैं, जिनका अब बहुत सभी लोगों का हालचाल नहीं मिलता। मुझे R.K. जैन साहब से टच में हूँ, स्वामी साहब से टच में हूँ, और बाकी लोगों से तो अब नहीं है। विशाल वर्मा एक हमारे बड़े हाई फाई प्रोफेसर होते थे। एक बार उन्होंने एक ओपन कंसल्टेशन एग्ज़ाम करवाया था। सवेरे 2 बजे शुरू हुआ था, फिर वो पेपर दे के चले गए थे। जिसको जिससे पूछना हो पूछ लो, जो किताब कंसल्ट करना हो कर लो, हॉस्टल से जिससे पूछना हो पूछा हो। और जो है शाम को 7 बजे तक भी लोग पेपर नहीं हिला पाए थे। फिर ये होकर के जमा हो गया कि साहब अब ले लीजिए आप पेपर, और रिलेटिव मार्किंग से उसमें लोग पास हुए थे। मतलब जो बेस्ट था उसको 20 मार्क्स दे दिए गए थे आउट ऑफ 20। इस तरीके से लोग उसमें पास हो पाए थे। कोई पंतनगर की ऐसी घटना जो आपको ना भूलती हो, या जिसका गहरा असर आप पर हो? तमाम घटनाएं हैं पंतनगर की जो मुझे नहीं भूलती हैं, या जिनका असर होता है। छोटी छोटी मैं 2-4 आपको बताता हूँ। लाइब्रेरी से हम लोगों को किताबें मिलती थी जो डिस्काउंट पे मिलती थी। कौन सी स्कीम होती थी अभी याद नहीं है। तो एक बार मैं अपना ऐसे ही कागज़ बना करके लाइब्रेरी में पहुँच गया, तो वहाँ जो किताबें दे रहा था उसने कहा था ये साइन फर्जी है। मैंने कहा नहीं, फर्जी नहीं है। तो बात थोड़ी बढ़ गई, तो उसने कहा कि हम कंप्लेंट कर देंगे। तब मुझे जाके एक्सेप्ट करना पड़ा कि हाँ ये साइन फर्जी है, मैंने बना लिया है। फिर उन्होंने हमें छोड़ा, बोला जा करके आप दोबारा से करा के लेके आइए। पंतनगर के उन्हीं दिनों में एक बार बहुत तेज़ी से घटना चली थी कि गणेश जी दूध पी रहे हैं। तो मैंने देखा कि मंदिरों में बहुत लंबी लंबी लाइन लगी हुई है। गणेश जी को सब लोग दूध पिलाने गए थे। गणेश जी थे कि शंकर भगवान थे भी ध्यान नहीं है, सब लोग दूध पिलाने गए थे। एग्रीकल्चर कॉलेज की एक सीनियर होती थी, नाम लेना ठीक नहीं होगा, तो वो मुझे अच्छी लगती थी। तो मैं उसको अप्रोच कर रहा था। तो एक बार ऐसे ही जो मेला लगता था, किसान मेला, वहाँ पे उनकी एक फ्रेंड थी, तो वो खड़ी थी। तो मैंने देखा इधर उधर, वो नहीं दिखी। तो मैंने उनसे जा कर के पूछा, हेलो मैडम, वो फला नहीं दिख रही हैं, कहाँ हैं? तो उन्होंने मुझे बहुत ज़ोर से अड़काया, तुम कौन से ईयर से हो, कौन से कॉलेज से हो? तो मैंने बताया मैं 2nd ईयर टेक से हूँ। तो बोले ऐसे बात करते हैं अपने सीनियर से, उनका नाम ऐसे लेते हैं बिना रिस्पेक्ट के? तो वो मेरे से 1 साल सीनियर थे एग्रीकल्चर कॉलेज में। ऑल्दो ऐसी कभी फिर बातचीत नहीं हुई उनसे, परंतु फिर भी कुछ ऐसी छोटी छोटी घटनाएं हैं जो याद आती हैं। इतने वर्ष बाद आज विश्वविद्यालय का आप किस तरह आकलन करते हैं? यूनिवर्सिटी से निकले हुए हमें 20 ईयर्स से ज़्यादा हो गए हैं। 98 मैंने पास किया था। जब हम वहाँ पढ़ रहे थे तो वही हमारे लिए समुद्र था, वही महासागर था। उससे बाहर हमने दुनिया देखी नहीं थी। मैंने थोड़ा बहुत इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में भी पढ़ाई की थी, जहाँ कुछ खास पढ़ाई नहीं होती थी, और उससे बहुत ही उलट, बहुत ही डिफरेंट हमारी यूनिवर्सिटी में पढ़ाई हो रही थी। पर बाहर आने के बाद में धीरे धीरे मुझे मालूम चला कि हमारी यूनिवर्सिटी का काफ़ी महत्व है। जब मैं इंजीनियरिंग सर्विसेज में आया, तो मैंने देखा कि पूरे इंडिया भर से डिफरेंट कॉलेजेस से, इंक्लूडिंग IITs, रुड़कीज़, सभी जगह से लोग आए हैं, और उसमें पंतनगर के भी लोग थे। कुछ मेरे सीनियर्स थे बैच में से, मेरे शायद उस साल तक नहीं हुआ था, बाद के ईयर्स में किसी के लोगों का सिलेक्शन हुआ है। और इन जनरल भी रेलवे में मैंने देखा काफ़ी लोग पंतनगर से थे यहाँ पे, जो मेरे सीनियर्स हैं, सर्विसेज में हैं। और ऑन एन ओवरऑल बेसिस भी जगह जगह पे पंतनगर यूनिवर्सिटी का नाम लेने से उसका एक रिकग्निशन था, उसका एक नाम था, जो मैंने महसूस किया है। उन्हीं दिनों मैंने ये भी पाया कि जो पंतनगर में पढ़ाई थी वो IIT के मॉडल पे होती थी। तब हमारे यहाँ लोग कहते ज़रूर थे, पर हम उसे अप्रिशिएट नहीं कर पा रहे थे इंजीनियरिंग कॉलेज में।
लेकिन जब बाद में आईआईटी के लोगों से संपर्क हुआ तब मालूम चला कि जो क्रेडिट सिस्टम हमारे यहाँ है, जो हमारे यहाँ जीपीएससी जीपीएस सिस्टम है पढ़ाने का, वैसी ही पढ़ाई उनके यहाँ भी होती है और जो बुक्स हम लोग पढ़ते हैं वही बुक्स वो लोग भी पढ़ते हैं। हमारे कैलिबर ऑफ द प्रोफेसर में कमी हो सकती है, बट एकेडमिक करिकुलम में कोई जो है कमी नहीं थी जो आईआईटी के पैटर्न से डिफरेंट हो। और इसका काफ़ी फ़ायदा हुआ, जहाँ मेरे और बहुत ढेर सारे साथी जो रेलवे में आए थे या जो पढ़ाई कर रहे थे वो इंडियन ऑथर्स की बुक पढ़ रहे थे, हम लोग फॉरेन ऑथर्स की पढ़ रहे थे। तो फॉरेन ऑथर्स की बुक में कॉन्सेप्ट्स के ऊपर काफ़ी ध्यान दिया जाता है। तो ऑन एन ओवरऑल बेसिस मैं ये कह सकता हूँ कि मेरा एक जो भी इम्प्रेशन बना है यूनिवर्सिटी का उसके वहाँ से निकलने के बाद में वो बहुत अच्छा बना है। नई पीढ़ियों के लिए कोई संदेश, प्रेरणा, मार्गदर्शन जो आप देना चाहें? जो लोग अभी भी ग्रेजुएशन में हैं या पोस्ट ग्रेजुएशन में हैं, मैं सिंपली उनसे इतना कहना चाहता हूँ कि बहुत घिसा पिटा सा डायलॉग है, बहुत बार सुना हुआ है, पर क्या कीजिए, कुछ रास्ते ऐसे होते हैं जिधर से सबको गुजरना पड़ता है। तो मेहनत का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, हार्ड वर्क का कोई भी सब्स्टिट्यूट नहीं है जो आपको कहीं बाज़ार में मिल जाएगा या कहीं कोई घुट्टी बना के दे देगा, कोई नहीं दे सकता है। यदि आपका गोल ऊंचा है, एम ऊंचा है, तो आपको मेहनत भी उसी तरह करनी पड़ेगी और हमेशा गोल को ऊंचा ही रखना चाहिए। कम से कम आप आसमान की तरफ देखेंगे तो कहीं जा कर के आप अटकेंगे, लटकेंगे या शायद आसमान तक पहुंचेंगे। पर जब भी आप छोटा गोल करेंगे तब आप वहीं तक होकर के सीमित रह जाएंगे और आपको सेंस ऑफ अचीवमेंट मिल के आप वहीं फिनिश हो जाएंगे। दूसरी बात यह है कि लाइफ में कभी देर नहीं होती है। कोई ये समझे कि मैं तो छोटी सी नौकरी में फंस गया, अब क्या करूं, ऐसा नहीं है। ज़िंदगी में जब से आप शुरू करो तब से ही आप कुछ कर सकते हो। 40 साल की उम्र से भी शुरू करने वाला आदमी कुछ कर लेता है, बशर्ते कि वो अपने कंफर्ट जोन में ना पहुंच गया हो, ना घुस गया हो और वहाँ से अब निकल के कुछ करना ही ना चाहता हो। तो यही 2-3 छोटी छोटी बातें हैं। इसी के ऊपर लोग एक किताब लिख देंगे, लोग 4 किताबें लिख देंगे, पर मोटी मोटी बात कुल मिला के यही है। सफलता के लिए हार्ड वर्क, पैशन, यही सब चाहिए होता है और टाइम का कोई क्राइटेरिया नहीं है। जब से आप शुरू होंगे उसी दिन से सफल हो जाएंगे। इंजीनियर होना गौरव की बात है। मकान से महल तक, साइकिल से हवाई जहाज, सुई से पेसमेकर तक, हर तरफ, हर दिशा में, हर हाथ, हर आंख में फैले हैं इनके कारनामे। अनचाही धूप की तरह फैल गए हैं। इंजीनियरिंग कॉलेजों ने हमारी शाख में बट्टा लगा दिया है, परंतु फिर भी काबिल इंजीनियर देश की शान है, गौरव है। तो क्या हम जान सकते हैं कि इस इंजीनियर का साहित्य की तरफ या लेखन की तरफ रुझान कैसे बढ़ा? हाँ, यस, इंजीनियर के लिए लिटरेचर का शौक लगना, साहित्य का शौक लगना डिफरेंट है और बड़ा ही सुनने में ऐसा लग सकता है कि कैसे होगा, परंतु मुझे था शौक। मैं बचपन से ही बहुत कहानियाँ, उपन्यास, ये सब पढ़ने का शौकीन रहा। अपने घर में रखी ढेर सारी किताबों को मैं ऐसे ही पढ़ जाया करता था, क्योंकि मेरे पिताजी टीचर थे तो उनको बहुत ढेर सारा लिटरेचर गर्मी की छुट्टियों में मिलता था, जो गर्मी की छुट्टियों के बाद बच्चों को बांटना होता था। तो मैं जब अपने नवोदय विद्यालय की हॉस्टल की छुट्टियों से गर्मियों में आया होता था तो वो किताबें मेरे घर पे होती थी, तो वो सब मैं पढ़ जाया करता था। मेरे एक चाचा थे, वो पॉकेट बुक्स के बड़े शौकीन थे। केशव पंडित, वेद प्रकाश शर्मा, ओम प्रकाश शर्मा टाइप के जो नॉवेल्स होते थे तो वो रखते थे, तो वो सब भी मैं पढ़ लेता था। सरस सलील 2 रुपए की किताब होती थी, जहाँ तहाँ से मैं पैसे इन्वेस्ट करके पढ़ता था। तो मुझे बहुत शौक़ था कहानियाँ पढ़ने का बचपन से ही। और पन्नगर में भी मेरे एक मित्र थे, राजेंद्र यादव, और ऐसे ही 1-2 और थे। इन सब लोगों को शौक़ था पढ़ने का, तो हम लोग लाइब्रेरी में हिंदी लिटरेचर की किताबें बहुत ही कम होती थी, मगर फिर भी वहाँ से ढूंढ के हम लोग उन्हें पढ़ते थे और एक दूसरे से शेयर भी कर लेते थे कि फ़ला किताब पढ़ना बहुत अच्छी है। तो इस तरीके से काफ़ी मेरा इंक्लिनेशन रहा लिटरेचर की तरफ और मैं पढ़ता रहा उसे। जो जीत में है, जो प्रीत में है, जो हार में है, जो रार में है,
जो हर्ष और विषाद में है, स्वतः निकले वही सच्ची है, वही हिंदी है। पढ़ते पढ़ते आप हिंदी लेखन की तरफ कब प्रेरित हो गए? ये ऐसा हुआ कि मैं जब सिविल सर्विसेज का एग्ज़ाम दे रहा था, उन्हीं दिनों गवर्नमेंट ने सिविल सर्विसेज के सारे सिलेबस रिवाइज कर दिए, स्पेशली जो इंजीनियर्स या साइंस सब्जेक्ट के स्टूडेंट लेते थे, और वो बहुत बड़े बड़े हो गए, जिससे उनसे सिविल सर्विसेज क्वालिफाई करना डिफ़िकल्ट हो गया। तो मैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और मैथमेटिक्स से पढ़ता था, तो मैंने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग सब्जेक्ट उसी वक्त छोड़ दिया और मैंने हिंदी लिटरेचर सब्जेक्ट ले लिया। फिर आगे के एग्ज़ाम में मैथमेटिक्स और हिंदी से मैंने 2 साल एग्ज़ाम दिए। 1 साल पहले इससे दिया था, मैथ्स और इलेक्ट्रिकल से, बाद में 2 दिए मैथ्स और हिंदी से। तो हिंदी पढ़ते पढ़ते मुझे ऐसा महसूस होने लगा कि इसकी जो कहानियाँ उपन्यास हैं, मैं कोशिश करूँ तो शायद मैं भी ऐसा लिख सकूँगा। कहीं से एक अंदर ये ख्याल आया कि मुझे भी लिखना चाहिए और कोशिश करूँगा तो किसी दिन इस तरह से लिख सकूँगा, इतना अच्छा लिख सकूँगा कि लोगों को पढ़ने में आनंद आएगा। परंतु फिर नौकरी का जैसा होता है, नौकरी में घुस गए और 24 घंटे वाली जॉब में वक्त नहीं मिला। 2000 से लेके 2009 तक, 2009 से 2012 के बीच में मेरी एक छोटी पोस्टिंग ऐसी हुई कानपुर में, जहाँ मैं काफ़ी फ्री रहता था। मैं एक ट्रेनिंग स्कूल का इंचार्ज था, तो ट्रेन ऑपरेशन से कुछ दिनों के लिए अलग था। उन्हीं दिनों मैंने कहानियाँ लिखना शुरू किया था, तब इस तरीके से मैं लेखन में आया। आपने 2 कहानी संग्रह लिखे हैं, दर्द मांझता है और दिल है छोटा सा। पहले दर्द मांझता है कि कहानियों के बारे में बताएं और इसे पाठकों ने किस तरह ग्रहण किया है। हाँ जी, जैसा मैं बता रहा था कि मैं उन्हीं दिनों लिखना शुरू किया था, तो 2009 से 2012 के बीच में जो मैंने लिखा था वो मैं पब्लिश नहीं करा पाया, क्योंकि मुझे एक तो तुरंत पब्लिशर नहीं मिला और किसी ने सजेस्ट किया कि कुछ दिन बाद पब्लिश कराना, और उसके बाद फिर मैं वापस ऐसी जॉब में पहुंच गया जहां मुझे दोबारा से वक्त नहीं मिला। तो 2012 से 2016 ऐसे ही निकल गया, जिसमें मैं उस तरफ घूम के देख भी नहीं पाया। फिर 2016 में जब मैं लखनऊ में पोस्ट हुआ RDSO में एज डायरेक्टर, तो यहाँ फिर मुझे थोड़ा सा वक्त मिला, और मेरे 2 मित्र थे जिन्होंने काफ़ी इंसिस्ट किया कि भाई अगर आपने लिख दिया है कुछ तो आप छप भी जाइए। तो इस तरीके से दर्द मांझता है जो मेरी किताब है, वो पहली किताब हमने छपवाई। दर्द मांझता है में टोटल 10 कहानियाँ हैं जो डिफरेंट बैकग्राउंड की हैं, जिसमें रेलवे से संबंधित भी 2 कहानियाँ हैं, 2 कहानियाँ प्रेम से संबंधित हैं, कुछ कहानियाँ बैंकर्स पे हैं, कुछ कहानियाँ गांव के किरदारों को लेकर के हैं। ओवरऑल एक बहुत अच्छा बास्केट है ये किताबों का, कहानियों का, जिसमें डिफरेंट टेस्ट की स्टोरीज़ हैं और यूनिक स्टोरीज़ भी हैं। अमेज़न पे 2018 में ये नॉन इंग्लिश कैटेगरी में बिकने वाली सर्वाधिक 5 किताबों में भी रही। काफ़ी लोगों ने इसे सराहा, पसंद किया, जिसमें बहुत ढेर सारे पन्नगर के लोगों का भी योगदान है जिन्होंने इसे पढ़ा। और तब मैं थोड़ा एग्रेसिवली मैं इसको मार्केट भी कर रहा था, इसलिए इसकी रीच भी काफ़ी अच्छी रही। ओवरऑल इस किताब की सक्सेस के कारण ही मैं आगे और एक तरीके से और एनकरेज हुआ, और ये हुआ मेरे अंदर कि मुझे और लिखना चाहिए। अब सबसे लेटेस्ट दिल है छोटा सा के बारे में बताएं। तो जैसा मैंने अभी बताया आपको कि जब मैं और इनकरेज हुआ तो फिर मैंने इसको एज ए एक उस तरह से पैशन की तरह लिखना शुरू कर दिया। तो दिल है छोटा सा मेरी अगला कहानी का संग्रह है, इसमें 9 कहानियाँ हैं। ये कहानियाँ बड़ी हैं अपने स्वरूप में, और दर्द मांझता है कि 10 कहानियों से इसका ओवरऑल पेज साइज ज़्यादा बड़ा है। 9 कहानियों का वो 120 पेज की थी, बड़े फॉन्ट साइज में थी, ये छोटे फॉन्ट साइज में भी 160 पेज की है। इनमें ढेर सारी कहानियाँ, इसमें भी कहानियाँ गांव की भी हैं, लव की हैं, लस्ट की हैं, वासना की हैं, और इसका इमोशनल कंटेंट ज़्यादा बेहतर है इस किताब का।
इसको लाइक भी काफ़ी लोगों ने किया है, बट क्योंकि अब इस बार मैं बहुत एग्रेसिवली नहीं इसको मैंने परसू किया। एक तो जैसे ही ये बुक लॉन्च हुई उसी वक्त कोरोना आ गया, तो अब कोरोना के टाइम में किसी से ये कहना कि मेरी किताब पढ़िए या किताब खरीदिए पढ़िए, लिटरेचर के बारे में बात करना भी बड़ा बेमानी हो गया था उन दिनों। तो इसलिए उसको उस तरह से एक अच्छा लॉन्च नहीं मिल पाया। और फिर मुझे लगने लगा कि मैंने पिछली किताब पे भी काफ़ी मेहनत की थी लोगों को पहुंचाने में कि आप पढ़िए। तो अब क्योंकि मैं हर साल एक किताब लिखा करूंगा तो ये अच्छा नहीं लगेगा कि मैं हर साल लोगों से कहूँगा आप मेरी किताब खरीदिए। तो मैंने इस दूसरे तरीके से ये छोड़ भी दिया कि अब जिसको अच्छा लगता है वो पढ़े, अच्छा लगेगा तो अपने आप पढ़ने वाले मिलेंगे। तो इस तरीके से दिल है छोटा सा भी मार्च में लॉन्च हुई है और अभी सितंबर चल रहा है, तो अच्छी चल रही है किताब। वो अच्छा काफ़ी लोगों ने अप्रिशिएट किया है उसे भी। आप केवल कहानियां ही लिखते हैं या कविता, गजल, उपन्यास भी? मैं ऐसा नहीं है कि मैं केवल कहानियां ही लिखता हूँ। कविता तो मैं बहुत कम लिखता हूँ, पर लिखता हूँ। पहले ज़्यादा लिखता था, अब नहीं लिखता हूँ क्योंकि अब मैं जब भी लिखने बैठता हूँ तो बनता नहीं है। कविता में जिस तरह से एक भाव और एक तरह से उसमें तुकांतता आनी चाहिए वो बना नहीं पाता हूँ। कविता क्या है ना, सीमित शब्दों में बहुत ज़्यादा अच्छा एक्सप्रेशन देना होता है, तो अब नहीं आ पाता है। कहानियाँ और उपन्यास लिखने का मेरा अब इरादा है। कहानियाँ इसलिए कि एक कहानी लिखने में 15 से 20 दिन में अगर आपके दिमाग में आइडिया है, सेंट्रल स्टोरी लाइन है, तो आप लिख लेते हैं। और उपन्यास लिखने के लिए लंबा समय चाहिए, 6-8 महीने का लंबा समय चाहिए, जिसमें आप फोकस भी ना लूज करें स्टोरी से, क्योंकि वो डिफरेंट चीज़ें हैं, उन सबको बैठाना पड़ता है। कोई भी चीज़ इधर उधर मिस नहीं होनी चाहिए, नहीं तो जो आदमी पढ़ता है वो तो 2-3 दिन में ख़त्म कर लेता है, तो उसकी पकड़ में आ जाता है। तो बेसिकली ये कह सकते हैं कि मैं कहानियाँ लिखता हूँ और मैं उपन्यास लिखता हूँ, जिसका उपन्यास अभी मैंने एक पहला लिखा है जो कि आएगा। इसलिए अभी तक मैंने केवल कहानियाँ ही मेरी पब्लिश हुई हैं, उपन्यास पब्लिश होंगे। आपके नए उपन्यास जिसका आपने अभी जिक्र किया है, उसके संबंध में अगर कुछ शेयर करें तो अच्छा रहेगा। हाँ, क्यों नहीं। मैं वो उपन्यास के बारे में आपको बताता हूँ। ये बेसिकली इंटेलिजेंस एजेंसीज़ के ऊपर है, जिसमें जो कंट्रीज़ होते हैं एक दूसरे के यहाँ बहुत ढेर सारे जासूस प्लांट करके रखते हैं और बहुत ढेर सारे ऑपरेशंस करवाते हैं जो इतने लंबे समय पर होते हैं कि वो आपको बड़ा नेचुरल लगते हैं। आपको पता भी नहीं चल पाता है कि आपके देश में कोई ऐसा बदलाव जो हुआ है वो किसी ने कराया है या ऑटोमेटिकली हो गया है। तो ये उपन्यास चाइना, इंडिया, पाकिस्तान के रिलेशंस को लेकर के है और कैसे लोग इंडिया में प्ले कर रहे हैं और ऑपरेट कर रहे हैं ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, जिसको हम पकड़ भी नहीं पा रहे हैं और इतने सटल और इतने स्मूथ तरीके से कर रहे हैं कि वो जो डैमेज हो रहा है वो हमारे रडार पे आ ही नहीं रहा है। तो इसमें फैक्ट बेस्ड है, ढेर सारी घटनाएं फैक्ट हैं, उनके रीजंस हमने अपनी तरफ से गढ़ लिए हैं, कल्पना से बना लिए हैं, फैंटेसाइज कर लिए हैं, लेकिन कई सारी चीज़ें जो उसमें लिखित हैं, वर्णित हैं, वो घटनाएं दरअसल हुई हैं, वाकई हुई हैं, परंतु उनके कारण वो नहीं हैं जो उसमें लिखे गए हैं। तो ये एक अच्छा इंटरेस्टिंग रीड होना चाहिए। ऐसे ही चीज़ें जनरली हिंदी में नहीं लिखी जाती हैं। हिंदी में तो मोस्टली सामाजिक उपन्यास, प्रेम कथाएं, गांव से संबंधित, यूपीएससी रिलेटेड, यही सब लिखा गया है। मैं भी पहले ऐसे ही 2 किताबें लिख चुका हूं, पर इस बार मैंने कुछ डिफरेंट ट्राई किया है, जिसको पढ़ने के लिए भी थोड़ा इन्फॉर्म्ड होना पड़ेगा रीडर को, और उसको पढ़ के वो और इन्फॉर्म्ड हो जाएगा। और एक उसमें अच्छे टेक अवेज भी हैं, जिससे समझ में आता है कि ये जो इंटरनेशनल रिलेशंस हैं वो कैसे अफेक्ट होते हैं। बाकी आगे आप लोग बताएंगे कैसा है। पंतनगर पर भी कुछ लिखने का इरादा है? पंतनगर पर भी लिखने का इरादा है। पंतनगर क्योंकि हमने 4 साल गुजारे हैं और ये इतने मस्ती भरे दिन हैं, तो एक मस्ती भरा नॉवेल इस पे बन सकता है। इसका मेरे मन में कई बार विचार आया है, बस एक अच्छा सा प्लॉट मैं अभी नहीं बना पा रहा हूँ।
प्लॉट बनेगा तो उसमें जो लाइफ होगी वो पंतनगर की होगी। बस एक इवेंटफुल प्लॉट जिस दिन दिमाग में आ गया उस दिन इस पे भी लिखना स्टार्ट कर देंगे। पर एक वादा ज़रूर है कि पंतनगर पर भी एक नॉवेल मैं लिखूंगा। प्रोफेशन में व्यस्त रहते हुए आप कैसे टाइम निकाल पाते हैं? प्रोफेशन जो है किसी का भी हो, कोई सा भी हो, काफ़ी डिमांडिंग होता है और उसके साथ प्रोफेशनल, पर्सनल, फैमिली लाइफ के साथ साथ कोई और एक प्रोफेशन कर लेना बहुत डिफ़िकल्ट होता है। क्योंकि अब मैं बहुत पैशनेट हो गया हूँ इसको लेकर के, तो मैं जो पहले टाइम कहीं वेस्ट करता था, चाहे टीवी देखने में, चाहे इधर उधर घूमने टहलने में, या सोशल साइट्स पे या कहीं भी, तो वो सब टाइम मैंने अपना निकाल लिया है। अभी फैमिली में भी बहुत कंप्लेंट होता है कि पहले आप ये करते थे, वो करते थे, अब नहीं कर पाते हैं। तो वहाँ से भी मैंने सब जगह से टाइम खींच करके मैं कोशिश करता हूँ कि 1-2 घंटे रोज़ का निकल सके और मैं उस पर अपनी राइटिंग पे मैं उसको दे सकूँ। लिखना, संगीत, गाना इत्यादि जो हॉबीज़ हैं, ये आदमी के व्यक्तित्व में क्या निखार लाते हैं? कोई भी हॉबी जो है वो इंसान को पहली बात कंपोज्ड रखने में, कूल रखने में, काम रखने में हेल्प करती है। जब भी वो फ्री होता है तो उसका दिमाग कहीं और नहीं इंगेज होकर के अपनी हॉबी की तरफ इंगेज होता है, जहाँ वो कुछ नया क्रिएट करता है, नया कुछ बनाता है, नया कुछ सुनता है या कुछ में नया ढूंढता है। तो इससे एक बहुत खुशी मिलती है, एक अचीवमेंट मिलता है, सेंस ऑफ अचीवमेंट होता है कि वो मैंने ऐसा किया, ये मैंने आज कर लिया, वो कर लिया। तो आदमी का ओवरऑल जो हार्मोनल एक हार्मोन सिक्रीशन होता है हैप्पीनेस का और इन सब का, वो आदमी में बना रहता है। तो इससे टेंशन्स कम होते हैं, हेल्दी होती है लाइफ। और अगर कोई ऐसी चीज़ है जिससे जो आदमी को दूसरे से यूनिक बना लेती है, डिफरेंट बना लेती है, तो उसको लोग धीरे धीरे रिकॉग्नाइज भी करने लगते हैं। तो ओवरऑल बेसिस पे क्या होता है कि आपको आपकी पर्सनालिटी में कुछ नए डायमेंशंस ऐड हो जाते हैं, जिससे आप आइडेंटिफाई होने लगते हैं और आपको लोग रिकॉग्नाइज करते हैं, तो आपको अच्छा भी लगने लगता है। तो इसलिए कोई सी भी हॉबीज़ हों उनको परसू करना चाहिए, डेवलप करना चाहिए, थोड़ा सा उसमें बेटर करने की कोशिश करनी चाहिए, पर्सनल लेवल पे और एज अ सोसाइटल लेवल पे, हर तरफ उसके एडवांटेजेस हैं। पंतनगर के दिनों में भी क्या आप कुछ ऐसा करते थे? हाँ जी, मैं पंतनगर के दिनों में भी ऐसा करता था। हमारी एक इलेक्ट्रोग्लिंट करके सोसाइटी होती थी इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स की, जिसका हम लोग एक वॉल मैगजीन लगाते थे, तो मैं उसमें काफ़ी एक्टिव था। मैंने आपको नहीं बताया, मेरा लिखने के अलावा उस टाइम का बेस्ट टाइम पास हॉबी मेरी जो थी वो स्केचिंग थी। तो मैं बहुत अच्छे कार्टून्स ड्रॉ करता था, बड़े आइडेंटिफिएबल टाइप के कैरिकेचर्स बना लेता था स्टूडेंट्स के, टीचर्स के। तो मेरी सारी कॉपियाँ उन दिनों की, उनके पीछे जो है लड़के लड़कियों प्रोफेसर्स के जो है चेहरे से भरे होते थे, कुछ ना कुछ बैठ के बनाता ही रहता था। तो मैं वॉल मैगजीन के लिए कार्टून्स वगैरह बनाता था, उसको सजाने, कलर करने और इन सब का काम करता था। और 1 बार या 2 बार मैंने कुछ छोटे छोटे सटायर्स भी लिखे हैं, कुछ उनके इवेंट्स भी ऑर्गेनाइज़ किए थे, जैसे कोई डिबेट कंपटीशन भी ऑर्गेनाइज़ किया था। तो इस तरीके से मैं उन दिनों में भी कुछ थोड़ा बहुत सक्रिय रहा, बहुत सक्रिय नहीं रहा, बट ठीक ठीक से मैं इस तरह की एक्टिविटीज़ में सक्रिय था। लिखने का शौक काफ़ी लोग रखते हैं, उन्हें अच्छा लिखने के लिए और क्या क्या करना चाहिए? लिखना, मेरी किताब में जो पहली किताब है दर्द मांझता है, उसमें आता है, आप अमेज़न पे अगर देखें तो लिखना भी एक कैथारसिस है। कैथारसिस होता है, एक साइकोलॉजी का वर्ड होता है, जहाँ आपके इमोशंस बाहर निकलते हैं। तो लिखना भी एक कैथारसिस है, इसलिए जिन लोगों को शौक़ है या जो लोग चाहते हैं उन्हें लिखना चाहिए। गज़ल में, कविता में, शायरी में, गद्य में, पद्य में, जैसे भी लिखें, वो बहुत अच्छा लगता है कि लोग अगर लिखते हैं, शौक़ रखते हैं। अच्छा लिखने के लिए क्या है कि एक कंटिन्यूटी होनी चाहिए लिखने में। आपको हर दिन या हर अल्टरनेट डे कम से कम 1000 शब्द या कुछ इस तरीके से लिखने चाहिए। धीरे धीरे उससे जो है लिखना इम्प्रूव होता है, थॉट प्रोसेस इम्प्रूव होता है, सेंटेंसेज इम्प्रूव होते हैं। और लिखने के लिए बहुत ढेर सारा पढ़ना भी चाहिए। पढ़ने से आपको नए वर्ड्स का ज्ञान होता है,
नए तरीक़ों का ज्ञान होता है कि कैसे लिखा जाता है, और नए सब्जेक्ट्स भी मिलते हैं कि किन किन चीज़ों पर लिखा जा सकता है। तो लिखने के लिए कॉन्टिन्यूटी और पढ़ना दोनों बहुत महत्वपूर्ण है। बुक पब्लिशिंग के संबंध में बहुत लोग जानना चाहते हैं, कैसे पब्लिश होती है बुक? बुक पब्लिशिंग अपने आप में एक डिफ़िकल्ट जॉब है अगर आप सेल्फ पब्लिशिंग की तरफ नहीं बढ़ रहे हैं तो। अगर आप किसी अच्छे पब्लिशर से अपनी बुक पब्लिश कराना चाहते हैं तो ये इतना आसान नहीं है। और जनरली जो आप अगर जब भी अप्रोच करेंगे पब्लिशर को, तो जनरली जो आपको सुनने को मिलेगा वो ये है कि आप अपनी रचना का एक सिनॉप्सिस, अपना एक बायोडाटा और 2-3 सैम्पल चैप्टर आप भेज दीजिए, जो उनका एडिटोरियल बोर्ड देखेगा, फिर वो जज करके बताएगा कि ये बुक छपने लायक है कि नहीं है। उसको आपसे वो ईमेल मांगते हैं। तो ये जनरल प्रोसेस है। ऐसा आप करने से 6-8 महीने तक आपको हो सकता है कोई रिस्पांस ना मिले। कई बार पब्लिशिंग के लिए आपको खुद ही कांटेक्ट करना पड़ता है, और किन्हीं पब्लिश्ड ऑथर्स के थ्रू ही आपको कांटेक्ट करने को मिल सकता है। तो इसलिए पब्लिशिंग के बारे में कांटेक्ट से ही हो रहा है अगर अच्छे पब्लिशर से छपना है। अदरवाइज़ सेल्फ फाइनेंस्ड पब्लिशिंग है, सेल्फ पब्लिशिंग है, अमेज़न की पब्लिशिंग है, ऐसे बहुत सारे भी मीडियम्स हैं जहाँ से आप पब्लिश हो सकते हैं। पर उस केस में मार्केटिंग आपको खुद ही करनी पड़ेगी, तभी आपका प्रोडक्ट सेल होगा। चलिए फिर से विश्वविद्यालय की तरफ आते हैं। आप यूनिवर्सिटी के लिए कैसे कंट्रीब्यूट करते हैं या करना चाहते हैं? कोई आपके मन में इच्छा हो या प्लान हो? यूनिवर्सिटी में अभी मेरा बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन नहीं है, सिवाय कुछ फेसबुक ग्रुप्स पे जहाँ मैं जुड़ा हुआ हूँ, या व्हाट्सएप ग्रुप्स पे जहाँ जुड़ा हुआ हूँ, जहाँ से जो पर्सनल कनेक्शन से जो कुछ हो पाता है, जिन लोगों को कोई प्रोफेशनल हेल्प, फाइनेंशियल हेल्प या इस तरह की हेल्प होती है, वो हम लोग करते हैं। तो कोई बहुत अच्छा प्लान नहीं है हमारे पास में, बट ये है कि मैं एसोसिएट होना चाहूँगा कहीं भी जहाँ किसी चीज़ का कॉन्सेप्चुलाइजेशन से रिलेटेड कोई इशू हो, जहाँ कॉन्सेप्चुलाइज किया जा रहा हो कोई चीज़, या जिसमें कहीं भी आपको इंटेलेक्चुअल एडिशन करना हो, वहाँ पे अपने आप को मैं एसोसिएट करना चाहूँगा। और एक मेरा प्लान था कुछ दिनों पहले, वो मैं कर नहीं पाया समय की कमी से, जिसमें था कि मैं आदमी को, इंजीनियरिंग कॉलेज को स्पेशली, वहाँ के लड़कों को मैं एक्सपोज करना चाह रहा था कि रेलवे टेक्नोलॉजी क्या है। रेलवे में जो सारी इंजीनियरिंग है, चाहे वो लोकोमोटिव की हो, चाहे ट्रैक की हो, चाहे सिग्नल की हो, या कैरेज एंड वैगन्स की हो, वो किस तरीके से है। तो एक बेसिक आइडिया, बेसिक उसके डेवलपमेंट्स उनको बताने का मेरा एक इरादा था, और क्या जॉब अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं, कौन कौन सी मीडियम्स होते हैं जहाँ से रिक्रूटमेंट होते हैं। तो एक प्रेजेंटेशन के रूप में करने का था, पर मैं समय की कमी की वजह से नहीं कर पाया। शायद कभी कर सकूँगा, ऐसा मेरा इरादा है, मे बी जब कभी ज़्यादा टाइम मिले। आजकल तो मिल नहीं पाता है, बट डेफिनेटली आई विल डू इट सम टाइम। लोगों का अपने एल्मा मैटर से और जुड़ाव हो, जिसका एक दूसरे फ़ायदा उठा सकें, इस बारे में कोई सुझाव? दोनों तरफ से इसमें प्रयास की ज़रूरत है। जो लोग पास आउट्स हैं, जो यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन है, और 3 एंगल ले लेते हैं, रादर ट्रायंगल है ये, पास आउट्स, यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन, और तीसरा एंगल जो प्रेजेंट स्टूडेंट्स हैं, वहाँ पे जो कनेक्शन होना है, इन तीनों के इंटरेक्शन से होना है। तो यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन तो एक फैसिलिटेटर बन सकता है। बेसिकली कनेक्ट जो है वो बैचेस को होना है, सीनियर एंड प्रेजेंट बैचेस को। वो अभी अच्छा इन्होंने एलुमनाई एसोसिएशन का प्रोग्राम कर रहा है, किए हैं, उससे जोड़े रखते हैं। बहुत ढेर सारे शहरों में लोगों ने छोटे छोटे गेट टुगेदर्स करने स्टार्ट किए हैं। लखनऊ में भी हमारी ब्रांच के राजीव वर्मा जी लगभग हर साल कराते आए हैं। 2 साल से मैं उसमें रेगुलरली जाता रहा हूँ। काफ़ी अच्छा इनिशिएटिव है। थोड़ी फाइनेंस वगैरह की क्राइसिस आती है कभी कभी, बट फिर भी ओवरऑल बेसिस पे उन्होंने सबको जोड़ा है। अच्छा लगा। उसमें काफ़ी सीनियर्स लोग 67, 68, 78, 80 बैच के भी लोग उसमें आते हैं। वो बढ़िया रहता है। यूनिवर्सिटी लेवल से भी ऐसा हो सकता है कि
अन्य शहरों में जा कर के भी कभी कभी इस तरह के गेट टुगेदर अरेंज कर दिए जाएं, भले ही उसका पेमेंट फाइनेंसेस जो है वहाँ के सीनियर से ही लिया जाए, तो कम से कम जो जूनियर लोग हैं वो जुड़ेंगे और उनका जो एक्सपोज़र है दुनिया में बहुत ढेर सारी चीज़ों का, वो बाई इंटरेक्शन ही अपने आप बढ़ जाएगा। आप आज की डेट में किसी को सबसे अच्छा और बिना किसी भार के, बिना किसी स्पेशल हेल्प के अगर आप हेल्प कर सकते हैं तो वो है केवल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, एक्सपोज़र, गाइडेंस, एडवाइसेस, जिसमें आपका कुछ जाता भी नहीं है, आपको देने में भी कुछ नहीं लगता है, और जिसको मिलता है एक्चुअली उससे ज़्यादा वैल्यूएबल उसके लिए कुछ नहीं होता है। तो आप अपना कुछ टाइम देंगे, अपनी कुछ एडवाइसेस देंगे, वही बहुत होगा। तो ऐसे कुछ छोटे छोटे इवेंट्स जो है दूसरे शहरों में भी कराए जा सकते हैं एट दी एक्सपेंडिचर ऑफ दी, एट दी एक्सपेंस ऑफ दी और दी फाइनेंसेस फ्रॉम दी सीनियर्स ओनली। केवल एक ऑर्गेनाइज़र की ज़रूरत होगी उसमें। किन्हीं मित्रों, लड़कियों, बैचमेट, सीनियर, जूनियर के लिए कोई ख़ास संदेश? ये काफ़ी लोगों द्वारा सुना जाएगा। बहुत ढेर सारे बैचमेट्स मेरे अभी भी कनेक्टेड हैं। फेसबुक से मैं उनको फॉलो करता रहता हूँ, व्हाट्सएप पे देख रहा हूँ जूनियर सीनियर्स। नाम लूँगा तो कितने लोगों का ले पाऊँगा, जिनका नहीं लूँगा उनके साथ बड़ा इनजस्टिस हो जाएगा। कुछ इसी शहर में रहते हैं जहाँ मैं रहता हूँ, कुछ मेरे मित्र कानपुर में भी रहते थे। हमारे बैच में 5 लड़कियाँ भी थीं, जिनमें से बीच बीच में कभी कभी किसी से बातचीत भी हो जाती है। 3-4 लोगों का तो अता पता नहीं है अब। और तो मैं क्या नाम लूँगा, 98 बैच, 94 to 98 बैच वाज अ बिग बैच। उसके पहले इतने लोग नहीं आते थे और बहुत वैरायटी ऑफ जॉब्स में लोग गए हैं और बहुत अच्छी अच्छी जगहों पर भी गए हैं, देश विदेश के तमाम कोनों पे गए हैं यार। तो मुझे खाली मैं यही कह सकता हूँ कि गाइज यू रॉक। एक छोटा सा शेर याद आता है इस पे जो मैं सुनाना चाहता हूँ। चमक सूरज की नहीं मेरे किरदार की है, चमक सूरज की नहीं मेरे किरदार की है, खबर ये आसमां के अखबार की है, खबर ये आसमां के अखबार की है। मैं चलूं तो मेरे संग कारवां चले, मैं चलूं तो मेरे संग कारवां चले, बात गुरूर की नहीं एतबार की है, बात गुरूर की नहीं एतबार की है। तो दोस्तों ये मेरा एतबार ही है कि हमारा पंतनगर का जो कारवां है ये ऐसे ही बढ़ता रहे, ऐसे ही और फले फूले और आगे बढ़े और प्रोग्रेस करे। यही मेरा एक छोटा सा संदेश रहेगा अपने सभी सीनियर्स जूनियर्स के लिए। स्टार्स ऑफ पंतनगर एक बड़ा यूनिक कॉन्सेप्ट है और ये मुझे बहुत अच्छा भी लगा कि इस तरह का एक टॉक शो स्टार्ट किया है कुछ पंतनगर के हमारे स्टूडेंट्स ने, जिसमें नितिन श्रीवास्तव का खास योगदान है। और इससे सभी वो लोग जुड़ सकेंगे जो कुछ ना कुछ डिफरेंट कर रहे हैं अपने प्रोफेशनल कैरियर्स में, जो कि पंतनगर की प्रोफेशन से उन्होंने सीख किया था, बढ़ा था, उससे जहाँ भी डिफरेंट कर रहे हैं। तो इससे ढेर सारे जो हमारे और लोग हैं जो कुछ करना चाहते हैं उनको हेल्प मिलेगी, उन्हें गाइडेंस मिलेगा, या एटलीस्ट एक सेंस ऑफ प्राइड ही मिलेगा कि मेरे साथ के लोग ये कर रहे हैं, अरे फला को तो मैं जानता हूँ, ये जो कर ये वो जो गायक है या वो जो लेखक है या वो जो म्यूजिशियन है, अरे आई नो हिम। तो ये भी बहुत बड़ी बात है। प्राइड होना अपने मित्रों दोस्तों पर में और दोस्तों के बीच में बताना, ये भी एक बहुत ग्रेट कंफर्टिंग चीज़ है अपने आप में। और तो इसलिए मैं बहुत सारा इस शो के लिए मैं अपनी तरफ से बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूँ। माई बेस्ट विशेस ये और आगे बढ़े और बहुत ढेर सारे लोगों द्वारा सुना जाए, ढेर सारे लोगों को प्रेरित करे कुछ करने के लिए, कुछ बनने के लिए और आसमान में पहुँचने के लिए। We thank our title sponsor, Endoin Business Group, for making this podcast possible. आज के प्रोग्राम की स्क्रिप्टिंग स्टार्स ऑफ पंतनगर की प्रोडक्शन इंटर्न मनीषा चमोली जी ने की है
उनको बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों, ये था हमारा आज का शो, और आज के शो में बस इतना ही। आज के हमारे गेस्ट श्री रणविजय जी, जिनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद स्टार्स ऑफ पन्तनगर की पूरी टीम की तरफ से और हमारे सारे श्रोताओं की तरफ से। और सारे श्रोताओं को भी बहुत बहुत धन्यवाद, जिनका प्यार हमें ढेरों प्यार लगातार हर एपिसोड में मिलता है। अगले हफ्ते नेक्स्ट वेडनेसडे आज ही के टाइम पर हम फिर मिलेंगे एक नई पर्सनालिटी के साथ, एक नए स्टार के साथ। टिल देन कीप शाइनिंग।